Hello dear students, how are you? I hope you are enjoying my online classes and you are studying the physics well. Dear students, while checking your homework assignments and while going through your class tests, I found there are few points where you are doing mistake repeatedly, and it's my humble request to you that physics is a subject where you pay attention. There are similar terms and they are confusing. It's natural to do the mistakes, but I am there to guide you. Please go through my video lectures which I have shared, and you are also having YouTube channel link where we are uploading all the lectures for the school which I am sharing. And in this video lecture I am going to discuss with you few common points which you have been doing mistakes, so please watch carefully, and this is going to be very important video lecture for your revision of your terminal 1 एग्जाम। तो सबसे पहले डिफरेंस मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो बच्चों को कंफ्यूजन है, वो है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच में। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये क्वेश्चन मैं आपसे कई टाइम से पूछते आ रहा हूँ, आपके CT1 में, CT2 में, CT3 में, आपके UT1 में। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन बच्चों को क्लियर है, मैंने देखा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन भी क्लियर है। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आपकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, और आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो वेलोसिटी है वो चेंजिंग रहती है। और हम सबको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन है उसके अंदर जो हमारा एक्सेलरेशन है वो जीरो रहता है, और नॉन यूनिफॉर्म के अंदर हमारा एक्सेलरेशन जो है वो नॉन जीरो रहता है। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक्सेलरेशन जीरो रहता है। तो आपसे यूनिफॉर्म मोशन को अगर पूछा जाए कि इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी बताओ, तो आप उसे कांस्टेंट बताओ। आपको पूछा जाए इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन बताओ, आप उसे जीरो बताओ। आप इन दोनों में कंफ्यूज होकर यूनिफॉर्म मोशन के एक्सेलरेशन को कांस्टेंट बता देते हैं बार बार, और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है फिर वो गलत हो जाता है। तो इस कंसेप्ट पे आप बहुत ध्यान दें कि वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म मोशन है और एक्सेलरेशन जीरो है, और वेलोसिटी चेंजिंग का मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। इसके अलावा मैं आपसे सेकंड पॉइंट जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा अबाउट द ग्राफ। ग्राफ में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ग्राफ को करने का तरीका बहुत सिंपल है कि आपको कांस्टेंट और वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे सपोज मैं पोजीशन टाइम ग्राफ बनाता हूँ और मैं रेस्ट के लिए बनाता हूँ, अगर मेरी बॉडी रेस्ट पे, तो मुझे पता है मेरे माइंड में कि रेस्ट का मतलब होता है कि जो उसकी पोजीशन है वो कांस्टेंट है, पोजीशन उसकी चेंज नहीं हो रही। जो चीज चेंज नहीं हो रही तो उसका वर्टिकल एक्सिस पे फ्लक्चुएशन ऊपर या नीचे नहीं आना चाहिए। ऊपर या नीचे फ्लक्चुएशन जिस चीज का नहीं आएगा वो स्ट्रेट लाइन जाएगी, बिकॉज उसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी। रेस्ट का मतलब पोजीशन कांस्टेंट है तो पोजीशन चेंज नहीं करनी, पोजीशन सीधी जाएगी। तो ये आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, तो इसका मतलब वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी। दूसरा ग्राफ अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा यूनिफॉर्म मोशन का। तो यूनिफॉर्म मोशन में आपको पता है कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब पोजीशन आपकी जो है वो एक फिक्स रेट से चेंज हो रही है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कांस्टेंट। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग कांस्टेंट वेलोसिटी, जो कि आपका कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब आपके एक्सेलरेशन जीरो को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। इसमें आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, और ये ग्राफ आपका t इज इक्वल टू जीरो या जीरो पोजीशन से स्टार्ट होता है। अगर आप किसी फिक्स पोजीशन से स्टार्ट करना चाहते हैं, से p इज इक्वल टू 2 मीटर, आपका ग्राफ ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। ये आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी जो है ये पॉजिटिव वेलोसिटी है। अगर आप नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ बनाते हैं तो आपको पता है आपकी पोजीशन डिक्रीज हो रही होगी from some given position, your velocity is going decreasing and it is going in negative, velocity is negative constant। तो ये आपका नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ बन जाएगा। तो ये आपके दो मेन ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ जो आपने रेस्ट के लिए और कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए बने। जो तीसरी टाइप आपकी पोजीशन टाइम ग्राफ में आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, इस तरीके से इंक्रीजिंग। ये आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन या पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ बनेगा आपका।
और ये ग्राफ आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए बनेगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन आप देख सकते हो सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम जब आप बनाओगे, यूनिफॉर्म इंटरवल्स ऑफ टाइम जब आप बनाओगे, तो आप देखोगे कि इनिशियल टाइम इंटरवल के अंदर चेंज इन पोजीशन कम है और लेटर टाइम इंटरवल के अंदर चेंज इन पोजीशन ज्यादा है। इस वाले ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि मेरा एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। और अगर मैं बात करूंगा नेगेटिव एक्सेलरेशन की, तो मैं देखूंगा कि इनिशियल मेरे टाइम के अंदर चेंज इन पोजीशन बहुत ज्यादा है और लेटर सेम 2 सेकंड का टाइम इंटरवल के अंदर मेरा चेंज इन पोजीशन कम है, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ बन जाएगा। तो ये 3 आपके पोजीशन टाइम ग्राफ हैं। इन द सेम मैनर जब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो जो आपका कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ग्राफ है वो आपका, जैसे आपको याद होगा कि अभी हमने कांस्टेंट पोजीशन का ग्राफ ऐसे बनाया था, पैरेलल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ऐसे ही कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। और ये ग्राफ, इसके कोरस्पोंडिंग ग्राफ जब आपने पोजीशन टाइम में बनाया था कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, तो वो ऐसे बना था, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है कांस्टेंट रेट से, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वो वेलोसिटी कांस्टेंट जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आओगे तो वो कांस्टेंट वैल्यू अगेन आपको ऐसे दिखाई जाएगी। इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ आपका ऊपर की तरफ जाएगा, विच इज इंडिकेटिंग एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव कांस्टेंट, क्योंकि आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और अगर आप नीचे की तरफ ग्राफ बना देंगे तो वो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव के लिए जाएगा, विच इज इंडिकेटिंग कि वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है। इसके अलावा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे सपोज आपकी u से लेके और v तक आपकी कोई वेलोसिटी चेंज हुई है, तो अगर आप एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। और इसी ट्रायंगल और रेक्टेंगल के एरिया से हम अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन भी ड्राइव करते हैं। आफ्टर अप्लाइंग द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन v minus u divided by time is equal to a, that is first equation of motion, v minus u divided by time is equal to a, और we can write v is equal to u plus at। हम इनके एरिया से अपनी दो अदर इक्वेशंस भी ड्राइव कर लेते हैं। एक पॉइंट मुझे और याद आ गया जो आप लोग गलती करते हैं, एवरेज वेलोसिटी जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उसका फार्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये फार्मूला मैंने आपको हमेशा से याद रखने के लिए बोला है, क्योंकि ये फार्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आपको अलग अलग फॉर्मूलों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम वाले फॉर्मूले में डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन कि आपको इक्वल या अनइक्वल टाइम इंटरवल के लिए, जैसे सपोज आपको फर्स्ट आर के लिए स्पीड गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर, फिर आपको सेकंड आर के लिए स्पीड गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये देखो कि आपका ये फर्स्ट आर है और ये सेकंड आर है, ये 2 आवर्स नहीं है ये भी 1 आवर और है ये भी 1 आवर। तो आपके पास टोटल टाइम ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया और वो आपका 2 आवर हो गया। और टोटल डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 20 की स्पीड से 1 घंटा चलेंगे तो 20 किलोमीटर कवर होंगे, 40 की स्पीड से 1 घंटा चलेंगे तो 40 किलोमीटर होंगे। तो 60/2 करके आपके पास आंसर आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। और इसमें आपको ये इन आवर्स की जगह इक्वल डिस्टेंसेस भी गिवन हो सकते हैं, लाइक फर्स्ट किलोमीटर भी गिवन हो सकता है और सेकंड किलोमीटर भी गिवन हो सकता है, या कुछ वैल्यू डिस्टेंस की गिवन हो सकती है। तो अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अब हमारा टोटल डिस्टेंस जो है वो 1 + 1 2 किलोमीटर कैलकुलेट हो गया, लेकिन अब हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मान लो ये स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है और ये स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो 20 डिवाइड बाय जब आप इसको करेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड जब आप करेंगे तो 1/20 आपका पहला टाइम आ गया t1 और प्लस में दूसरा टाइम आपका आ जाएगा
1। अब दोबारा ध्यान देना कि डिस्टेंस तो ये 1 किलोमीटर ही है ना, ये दूसरा किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर नहीं है, तो प्लस 1/40। तो इस वाले फॉर्मूले से जब आप सोल्व करेंगे यू विल टेक 40 एलसीएम, 2 + 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 × 40 और डिवाइड बाय 3। तो 80/3 जो है आपकी 80/3 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी इन द केस जब आपको डिस्टेंसेस गिवन है। अच्छा, और बच्चों ने क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे, मैं आपके होमवर्क असाइनमेंट और क्लास टेस्ट जब चेक करता हूँ मैंने देखा कि जब मैंने पूछा कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, तो बच्चे क्या लिख रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v - u डिवाइड बाय t। ये फार्मूला ठीक है एक्सेलरेशन का, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, ये यूनिफॉर्म मोशन थोड़ी है, क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी चेंज हो रही है। और ऐसे ही बच्चे एवरेज वेलोसिटी के लिए फार्मूला लिखते हैं u + v डिवाइड बाय 2। ये वाला फार्मूला भी ठीक है आपका, लेकिन ये तब है जब आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली u से v चेंज होती है, u से v आपकी वेलोसिटी चेंज हुई है और t1 से लेकर t2 टाइम के बीच में। अब अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी जाएगी व्हेन योर वेलोसिटी इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे आपको 1 आवर के अंदर बोला गया कि जो वेलोसिटी है इट चेंज्ड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 40 किलोमीटर पर आवर इन 1 आवर, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। तो अब आपको ऐसे दो डिफरेंट इंटरवल्स नहीं गिवन ना, जैसे पहले गिवन थे 1 घंटे में 20, फिर दूसरे घंटे में 40। अब आपको कलेक्टिव सिर्फ एक ही घंटे में 20 से 40 का चेंज गिवन है, तो इन दैट केस यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला u + v/2। बट जो मैंने आपसे प्रीवियस केसेस डिस्कस किए हैं वहां आप ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे, और ये फॉर्मूला भी आपका कहां से आएगा, ये फार्मूला भी आपका उसी फार्मूले से आएगा, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम से। अगर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे तो आप एरिया कैलकुलेट करोगे, और ये आपका एरिया क्या हो जाएगा, अगर आप इधर 1 यूनिट टाइम लेके चलते हैं और आपको u और v किलोमीटर पर आवर में गिवन है से 20 से लेके 40, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 20 से लेके 40 में। ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ इनटू बेस हमारा 1 आवर टाइम है इनटू हाइट हमारी है 20, 40 - 20 प्लस 1 बेस है इनटू हाइट कितनी है 20, तो ये हमारे पास आ गया 10 + 20, ये हमारे पास आ गया 30 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर हुआ टोटल, और डिवाइड बाय इसको 1 आवर करूंगा तो मेरे पास 30 किलोमीटर पर आवर की एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। तो अगेन आपने देखा, इफ यू आर हैविंग दैट नॉलेज की एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, एंड यू रिमेंबर द कंसेप्ट कि हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को एरिया अंडर ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जब आपने एरिया डिवाइड बाय टाइम किया आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ गई। Total displacement by total time is the universal general formula for calculating average velocity for any question if you know how to apply it correctly। अब आपने फार्मूला याद रख लिया शॉर्टकट, तो 20 + 40/2 करेंगे तो भी आपको ये रिजल्ट मिलेगा। 20 + 40 डिवाइड बाय 2 आप करेंगे तो 60/2 आपको v एवरेज मिल गई 30 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये देखो कि आंसर आपका सेम ही आ गया, लेकिन ये जो फॉर्मूला आपने याद रखा इट इज ऑल्सो आउटकम ऑफ योर सेम फॉर्मूला दैट टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो इन चीज़ों का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। ये कुछ पॉइंट्स मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ जो मैंने आपसे शेयर किए, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला कब यूज़ करना है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारी इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। हम उसमें कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी यूज नहीं करते, जैसे v = u + at हम यूज नहीं करते। ये जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है हम कब यूज करते हैं, जब हमें एक्सेलरेशन गिवन होता है। और सिंपल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट और मोशन आपका यूनिफॉर्म है। ग्राफ वाला पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, इक्वेशंस ऑफ मोशन में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इक्वेशंस ऑफ मोशन में जनरली हमारे पास 9th क्लास में जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती। कुछ बच्चों ने अभी जैसे क्वेश्चन पूछे थे लाइव क्लासेस में जिनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन हम आपको 9th क्लास में नहीं देंगे, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे 10th क्लास में। हम आपको ऐसा है न्यूमेरिकल दे सकते हैं जिनमें आपका हाफ AT स्क्वायर से कैंसिल हो जाए, या हाफ AT स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं एक इक्वेशन से दूसरे में, तो हमारे को t स्क्वायर वाली जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाती है और हमारा आंसर जो है वो t की टर्म में आ जाता है। सिंपल आपकी लीनियर इक्वेशन की टर्म में, जैसे AT + B = C, तो आप t की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट लगेगा तो आपका मंडे को जो लाइव सेशन है हम उसमें डिस्कस करेंगे, और आपको मंडे को ही मॉर्निंग में जो है 8 AM आपको ये वीडियो लेक्चर का लिंक भी मिल जाएगा स्कूल ग्रुप पे। तो यू गो थ्रू दिस लेक्चर, गो थ्रू माय प्रीवियस लेक्चर्स, spend time on it, listen them patiently. You will get all the key points in my lectures where you are doing the mistake. I wish for your very good marks in your terminal 1 exam. All the best for your preparation. I am with you. We will rock it together. And like always, thanks for watching and take very well care of yourself. Bye bye.